किसी भी शिफ्ट किसी भी डे में आपका एग्जामिनेशन। जुड़ना मत भूलना 21 फरवरी शाम 7 बजे से 2। लाइव जुड़ने वाले बच्चों को ऐसे सवालों की पीडीएफ मिलेगी जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नहीं जुड़े तो रिग्रेट होगा, क्योंकि वो सेशन प्राइवेट भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। टुडे इज द 21st ऑफ 5। ओके, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का कोट भी काफ़ी बढ़िया है मेरे भाई। ओके, बेसिकली लिखा हुआ है लव योर सेल्फ। ओके, वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बाय सेल्फ फॉर माई सेल्फ। नाइस। एक सेकंड यार, छोटी सी गलती हो गई है, दोबारा पीपीटी ओपन करनी पड़ेगी। इनेबल एडिटिंग के बाद ओके फाइन। ओके चलिए, देखो ये वो बात लिखी है जो आप सभी को ना इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ पर हमेशा करनी चाहिए। क्या लिखा है मेरे भाई यहाँ पर? यहाँ लिखा है कि वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बाय सेल्फ और माई सेल्फ। सिंपल शब्दों में, अगर आपको मोहब्बत करनी है तो अपने आप से करिए। जिस दिन आप अपने आप से मोहब्बत करने लगते हैं उस दिन आपकी जो लाइफ होती है ना, वो बिना मोटिवेशन के चलना शुरू हो जाती है मेरे भाई। बिना मोटिवेशन के, मोटिवेशन वगैरह की नीड नहीं होती। तब आपको पता होता है कि यार मैं अपने से मोहब्बत कर रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है मेरी लाइफ में। मेरे को ना अपने को बेहतर बनाना है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक हो सकता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ हो सकता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपके ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आपका जो गोल है, आपने जो सपना देखा है उसके कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। लेकिन हमेशा इस बात का अब से ध्यान रखो, अभी तक रखा हो ना रखा हो, पहले मेरे दोस्त खुद से प्यार करना सीखो, अपने शरीर से प्यार करने सीखो, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए मेरे दोस्त मोहब्बत करना सीखो। कोशिश करो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो। अपने लिए आप समय निकालते ही नहीं है। खुद सोच के देखना, आईने में जाना, जरा खुद से बात करना, आज थोड़ी देर 5 मिनट बात करना, पूछना क्या मैं अपने लिए समय निकालता हूं? तो आप कहोगे नहीं, कभी नहीं निकाल पाता मैं। मेरे को क्या अच्छा खाना है, मुझे क्या मेरे दोस्त मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, क्या सच में ऐसा कुछ है? करते हो आप? कभी नहीं करते हो। आज के समय में सिर्फ एक ही चीज है, वो है मेहनत 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 मेहनत। मैं कब मना कर रहा हूँ कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो करनी है। क्या मेहनत के दौरान ऐसा नहीं हो सकता कि खुद से भी थोड़ी मोहब्बत कर ली जाए? पढ़ाई कहीं नहीं जा रही मेरे दोस्त, कुछ कहीं नहीं जा रहा, मेहनत चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, बट अपना ध्यान रखना भी तो जरूरी है। अपना ध्यान रखना भी तो जरूरी है। अब आप उम्मीद तो सबसे करते हो कि यार तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, पापा तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मम्मी तुमने मेरे लिए ये नहीं किया है, पापा आप ये कर सकते थे मेरे लिए, मम्मी। अरे भाई, ये सारी चीजों को छोड़ो। ठीक है, किसने क्या किया, आप इसी में सोच में ही परेशान रहते हो। सुबह उठते हो तो तनाव में, सोते हो तो तनाव में, पूरा दिन निकलता है तो तनाव में। ठीक है, यही चलता है मेरे भाई, पूरा दिन तनाव में। तो इस तनाव का समस्या का समाधान क्या है? तो सबसे बढ़िया जो समाधान है ना, पहले ये जो अपने सिर के ऊपर इतना बोझ है ना, उसको हटा दो। और यहाँ पर मेरे दोस्त बस अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव सोच के साथ अपना थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दो। ठीक है, अपने लिए आप जब खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे ना, मेरा वेट 95 था मेरे भाई, जब मेरा वेट 88 हुआ ना, तो मुझे, मेरे लिए तो चलो हेल्थ इतनी बड़ी समस्या है कि मुझे उसकी वजह से ये वेट लूज करना पड़ा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो ये जो वेट लूज हुआ ना, जब खुद से मोहब्बत करना शुरू किया ना मेरे भाई, तो आपको रियलाइज होने लगता है कि यार ये काम थोड़ा देरी से किया है, अगर थोड़ा पहले करते तो और बेहतर की तरफ हम जा सकते थे। तो वही मैं आपको बोलूंगा, खुद से भी थोड़ी मोहब्बत करना शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो। ठीक है, वैलेंटाइन डे पे खुद ही के साथ जीना शुरू कर दो मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा करो, समय निकालो, बाकी सारी बातें मजाक की, समय निकालो अपने लिए। ओके, बाकी ऊपर वाले का नाम लेते रहा करो, राधे राधे जय श्री राधे करते रहा करो। ठीक है, यही जीवन है मेरे भाई। चलिए अब सवालों पे बढ़ते हैं। बातें बहुत हो गई, समझा बहुत लिया आपको, अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू दी अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर रेखा गुप्ता जी का। रेखा गुप्ता जी ने कल ये मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली की, और उस कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, रेखा गुप्ता फर्स्ट टाइम एमएलए हैं फ्रॉम शालीमार बाग। ओके, ये करेक्ट है। इनको अपॉइंट किया गया दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर, ये भी करेक्ट है।
इन्होंने अतिशी जी जो हैं इनको सक्सीड किया है। किसको मेरे भाई? अतिशी, अतिशी जो हैं इनको सक्सीड किया। हाँ जी, ये भी करेक्ट है मेरे भाई। बीजेपी की जो लास्ट चीफ मिनिस्टर थी इन दिल्ली वो शीला दीक्षित थी नहीं, सुषमा स्वराज जी थी। ओके, जिन्होंने 52 दिन मेरे दोस्त 52 डेज सर्व किया था, 52 डेज। सुषमा स्वराज लास्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बिफोर रेखा गुप्ता, ये अपना करेक्ट है मेरे भाई। एक आम आदमी पार्टी की रही और एक यहां पर कांग्रेस की रही थी। बात समझ में आ गई? तो अपने लिए यहां पर जो स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है। इस हिसाब से मेरे भाई 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट बनेगा। ओके, अगला सवाल देखिएगा। या कुछ इसके साथ कुछ अपॉइंटमेंट का रिवीजन भी कर ले। कुछ अपॉइंटमेंट हुए, हाँ जी, कुछ अपॉइंटमेंट हुए थे, जैसे कि एक नाम आप जानते होंगे संस्था का, नबी फिनसर्व। ओके, नबी फिनसर्व लिमिटेड। एक संस्था का नाम आप जानते होंगे नबी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके, एक संस्था है नवी ग्रुप। तो जो नवी ग्रुप है, नवी ग्रुप है मेरे भाई, इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं ये बने हैं सचिन बंसल। ओके, सचिन बंसल। जो ये नवी फिनसर्व लिमिटेड है इसके हेड बने अभिषेक द्विवेदी। अभिषेक द्विवेदी, अभिषेक द्विवेदी। और जो नवी टेक लिमिटेड है मेरे भाई इसके बने राजीव नरेश। ओके, राजीव नरेश। एक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ओके, जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, अभी आरबीआई ने यहां पर एक्शन लिया था, इसका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था और जो इसका बोर्ड है उसको 12 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो एक एक्स एसबीआई चीफ जनरल मैनेजर है जिनको कि अभी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। क्या अपॉइंट किया गया मेरे भाई? एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। अब सवाल उठता है कि भाई इस बंदे का नाम क्या जिसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है श्रीकांत। क्या नाम है मेरे भाई? श्रीकांत। बात समझ आ रही है? श्रीकांत। अच्छा, ये और याद रखना, रेखा गुप्ता जी जो है ये 9वीं मुख्यमंत्री हैं, महिला के तौर पे ये 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर है और 2025 से शालीमार बाग से ये एमएलए है। ओके, ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा अभी हम लोगों ने देखा, कल हम लोगों ने मेरे भाई ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, उसको उल्लू बना दिया। उल्लू मतलब मेरे भाई इसको हरा दिया हम लोगों ने, ठीक है। और आईसीसी चैंपियन जो ट्रॉफी है हम निश्चित तौर पे इस बार जीतने वाले हैं मेरे भाई। और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है शिखर धवन। ओके, कौन है मेरे दोस्त? शिखर धवन ब्रांड एम्बेसडर है। शिखर धवन के अलावा आईसीसी चैंपियन जो ट्रॉफी है उसके ब्रांड एम्बेसडर और कौन बनाए गए? एक नाम है सरफराज, सरफराज, ठीक है, सरफराज अहमद। एक नाम है शेन वॉटसन, शेन वॉटसन। और एक नाम है टिम साउदी। ओके, टिम साउदी। इन तीनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मेरे भाई। ओके, इन तीनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इन चारों को मेरे भाई, शिखर धवन को भी इंक्लूड करते हुए। एक नाम आरसीबी का जरूर याद रखना। आरसीबी जो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, इसके कैप्टन। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी आप जो मतलब आरसीबी के फैन है मेरे भाई? ठीक है, मतलब वो है पागल वाले नहीं होते मेरे दोस्त, पागल वाले फैन मेरे दोस्त की नहीं। हाँ, बस आरसीबी जीत जाए, उम्मीद लगाते हो यही कि आरसीबी एक बार तो जीत जाए। है रजत पट्टीदार है मेरे भाई, ये यहाँ पर कप्तान चुने गए आरसीबी के। और क्या याद रख सकते हैं? और चलो अभी इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे मेरे दोस्त। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज इलेक्शन इन IALA। IALA में इंडिया के इलेक्शन को लेकर कौन सा करेक्ट है? अच्छा, अपनी अपनी फेवरेट टीम बताओ, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मतलब देखो, सीएसके में धोनी का वॉक सबको पसंद है, ठीक है, मुंबई इंडियंस में रोहित के छक्के सबको पसंद है मेरे दोस्त, आरसीबी में विराट कोहली चलता रहे, जीते ना जीते एक अलग बात होती है मेरे भाई, लेकिन जीतनी चाहिए यार।
अच्छा, डाई हार्ड फैन है सर। चलिए, इंडिया वॉज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ एड ऑफ मैरीन नेविगेशन। तो IALA का भारत वाइस प्रेसिडेंट बना है, ये अपना करेक्ट है। टीके रामचंद्रन है, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को, इंडियाज डेलीगेशन को लीड किया था। IALA की जो फर्स्ट जनरल असेंबली रही थी सिंगापुर में, वहां पर ये भी करेक्ट है। IALA ट्रांजिशन फ्रॉम NGO टू IGO, ये भी करेक्ट है, टू इंप्रूव ग्लोबल मैरीटाइम सेफ्टी। IALA was founded in 1947 या 1957, 1957, तो ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर विजिट टू G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है अपने, वो G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, विदेश गए। उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विल अटेंड G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। ये करेक्ट है भाई, साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने G20 प्रेसिडेंसी जो ली थी वो 1 दिसंबर 2024 को ली थी और नवंबर 2025 तक बना रहेगा, ये भी करेक्ट है। इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंट, अच्छा, इंडिया हेल्ड G20 प्रेसिडेंसी बिफोर साउथ अफ्रीका? नहीं भाई, बिफोर साउथ अफ्रीका भारत से पहले ब्राजील था मेरे दोस्त, ओके। होस्टेड G20 समिट इन न्यू दिल्ली, ये सही है, इंडिया ने न्यू दिल्ली में G20 समिट 2023 में होस्ट किया था, ब्राजील ने 2024 में किया, साउथ अफ्रीका 2025 में कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। G20 प्रेसिडेंसी रोटेट एनुअली अमंग इट्स मेंबर, ये करेक्ट है मेरे भाई। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा मेरे भाई, ओके। अगला देखते हैं, Where was India's first open-air art wall museum inaugurated to commemorate 150 year of IMD journey? तो IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 150 वर्ष की जर्नी को कमोमोरेट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, ओके, यहां पर ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया, न्यू दिल्ली में। वेयर इज गूगल लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया? अनंता लोकेटेड। गूगल का भारत में सबसे बड़ा कैंपस अनंता कहाँ स्थित है? कहाँ है ये? आपका बेंगलुरु में स्थित है मेरे भाई, ओके, बेंगलुरु में। डन। नेक्स्ट, वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसने अभी नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साइंटिफिक कोलैबोरेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए हाथ मिलाया मेरे भाई? तो ये है CSIR, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, नहीं सॉरी, साइंटिफिक कह रहा हूं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओके, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ट्राइफाइड ने निम्न में से किसके साथ पार्टनरशिप करी है ट्राइबल बिजनेसेस को मदद करने के लिए मेरे भाई? ट्राइबल बिजनेसेस को मदद करने के लिए जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ने जनजातीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों के साथ साझेदारी की? मीसो, IFCA एंड MGIRI मेरे भाई, ओके। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन पर एक स्वदेशी डिजाइन एंड नेवल वेसल है, स्वदेशी मतलब स्वदेशी तौर पर डिजाइन नेवल वेसल है, उसको दिखाया था, शोकेस किया था, तो इन्होंने किया था नेवडेक्स, ओके, NAVDEX 2025, NAVDEX 2025 मेरे भाई। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, अच्छा, RBI की जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे दोस्त? असल में हुआ क्या था कि RBI की 3 स्कीम थी जिसको क्लब कर दिया गया था। 3 स्कीम कौन सी थी? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओके, एक थी आपकी ओम्बड्समैन स्कीम, ओ का मतलब यहां पर ओम्बड्समैन से, ओके, और NBFC 2018, ओके, एक थी आपकी ओम्बड्समैन स्कीम, ओ का मतलब यहां पर भी ओम्बड्समैन से मेरे भाई, ओ ओम्बड्समैन, ओके,
ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन फॉर, ये एग्जाम का सवाल बना था भाई, डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। इन तीनों को क्लब करके आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, इसको लाया गया था मेरे दोस्त। आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 से ये इफेक्टिव हुई थी, नवंबर 2021 से। तो यहां से अगर अपना आंसर देखें तो ये 2020 लिखा है, ये 2021 हो जाएगा। तो स्कीम को आप बोलेंगे रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना बजाय लोकपाल योजना के। चेंजेस, ये लोकपाल ऑफ इंडिया, ये यहां पर स्टेटमेंट, अच्छा यार ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, सॉरी, ठीक है वो यहाँ हो गया। तो ये चेंजेस थे मेरे भाई, लोकपाल जो है वो रिजर्व है और एंटी करप्शन बॉडीज के लिए। ये जो लोकपाल नाम है ना, ये रिजर्व है मेरे भाई एंटी करप्शन बॉडीज के लिए अंडर 2013 एक्ट। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 मैंडेट करते हैं कि लोकपाल एक तो नेशनल लेवल पर रहेगा और लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल पर देखने को मिलेगा। तो पहला दूसरा और तीसरा, ये तीन अपने करेक्ट है मेरे भाई, पहला दूसरा तीसरा, यानी राइट आंसर ये बनेगा, राइट आंसर ये बनेगा। ओके, अब एक बात बताओ मेरे को, क्या आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हो? अगर आपको कोई भी समस्या है इन संस्थाओं में इनसे रिलेटेड, तो क्या आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हो? आंसर है नो। आपको पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मेरे भाई इन बैंक के पास, एनबीएफसी के पास, और अगर आप इनके रिप्लाई से संतुष्ट हैं फिर तो मतलब ही नहीं है ओम्बड्समैन के पास जाने का। मम्मी से अगर आप कोई बात कहते हो कि मम्मी मुझे ना ऐसा ऐसे 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 करना है, ठीक है, आप मम्मी मेरे दोस्त नकार देती हैं, तब तुम पापा के पास जाते हो ना कि पापा जी हमें देखो वो पसंद है, समझ रहे हो, ऐसे करके, ठीक है। अगर मम्मी ने मेरे भाई हाँ कर दिया तो पापा को तो मम्मी मना लेंगी ना मेरे दोस्त। यहां पर सिंपल सा फंडा समझो, आप डायरेक्ट पापा के पास मत चले जाना, कूटे जाओगे, पहले मम्मी के थ्रू होके जाना मेरे भाई, ठीक है। सेटिंग सेट हो जाएगी मेरे दोस्त सारी की सारी, ऐसे ही चलना। यहां पर भी इन्होंने ऐसे ही किया, डायरेक्ट आप ओम्बड्समैन के पास मत जाओ, पहले बैंक में जाओ, एनबीएफसी में जाओ। अगर इस लेवल पे आपकी समस्या सुलझ जाती है तो ठीक है, अगर इस लेवल पे नहीं सुलझती है तब आप यहां पर इसके पास जाओगे, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास जाओगे। और एक बात और याद रखना कि जब आप बैंक और एनबीएफसी के पास जाओगे तो 30 दिन का टाइम होता है, बैंक को 30 दिन के भीतर रिप्लाई करना होता है जब आपने अप्लाई किया मेरे भाई, ठीक है। और लेकिन अगर 30 दिन का समय बीत गया और आप उसके रिप्लाई नहीं आए, आप उसके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है, तब जाकर आप आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास जाओगे। और एक और बात याद रखना, 1 साल से पुराने मामले को ये डील नहीं करता, 1 साल से पुराने मामले को ये डील नहीं करता है मेरे भाई। अब अगर आप ओम्बड्समैन के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं हो तब आप जाते हो अपीलेट अथॉरिटी के पास। आपके लिए एक सवाल है कि अपीलेट और अथॉरिटी कौन होता है? अपीलेट अथॉरिटी मेरे दोस्त कौन होता है, ये बता सकते हो मेरे को? अपीलेट अथॉरिटी कौन होता है? किसी को भी आइडिया अपीलेट अथॉरिटी मेरे भाई कौन होता है? जो ये ओम्बड्समैन होता है ये मैक्सिमम कितने तक का कंपनसेशन देता है? तो देखो ऐसा है कि किसी भी तरीके की मतलब एक अमाउंट है कि मैक्सिमम जो कंपनसेशन अमाउंट है ना वो 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपीस। बस इतना याद रखिए कि मैक्सिमम जो कंपनसेशन होता है वो ये कितना देता है, कितना दे सकता है, तो वो 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। बट इसके अलावा 1 लाख रुपए का एडिशनल कंपनसेशन जरूर ये दे सकता है मेंटल एगोनी के केस में, ठीक है, या फिर हैरेसमेंट के केस में, ठीक है। अगर जो भी कंप्लेनेंट है उसने किसी भी तरीके का हैरेसमेंट या मेंटल एगोनी सफर की है तो उस केस में यहां पर उसको 1 लाख रुपए का एडिशनल कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। आई होप गाइज इतना क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। When is World Day of Social Justice observed annually? ओके, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व, आज भी एक इंपॉर्टेंट डे है मेरे भाई, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ओके, तो ये आंसर बनता है अपना 20 Feb को। देखो अगर कहीं गलत हो तो करेक्ट करना। 1 Feb को हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। हाँ जी, ये तो पता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। 4 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी बनाते हैं। इसी दिन हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाते हैं, ठीक है।
6 को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन, ओके, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ओके, ये भी बनाते हैं, यानी कि वो महिला जनांग विकृति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 फरवरी को आता है वर्ल्ड पल्सेस डे, कुछ मिस हो जाए तो वो भी बता देना बेटा। 10 तारीख को आता है वर्ल्ड पल्सेस डे। 10 को ही आता है नेशनल डिवॉर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ओके। 11 फरवरी को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स, विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और क्या रहता है 12 फरवरी मेरे भाई, 12 फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे, ओके, यूनानी डे, वर्ल्ड यूनानी डे आपका 12 फरवरी को, ओहो 11 फरवरी, सॉरी 11 फरवरी को ही आपका वर्ल्ड यूनानी डे हो गया, और 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस हो गया। इतना आई होप क्लियर होगा। इसके अलावा और कौन कौन से डे मनाए जाते हैं? 12 फरवरी को रहता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ओके, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को आता है वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मेरे भाई। 13 फरवरी को एक और आता है नेशनल वीमेंस डे, ओके, नेशनल वीमेंस डे, सरोजनी नायडू जी उनका बर्थडे मेरे दोस्त, ओके। वर्ल्ड यूनानी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? हकीम अजमल खान साहब उनकी एनिवर्सरी। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं, और क्या याद रख सकते हैं मेरे भाई? और 20 फरवरी कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। अच्छा 20 फरवरी को एक और डे आता है अरुणाचल प्रदेश का मिजोरम का फाउंडेशन डे, ओके, अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का स्टेटहुड डे भी ऑब्जर्व किया जाता है इसी दिन, ओके, डन। और क्या रहता है? 2 फरवरी को एक और रहता है यार, एक इंपॉर्टेंट डे 2 फरवरी को मिस हो गया मेरे से। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, ओके, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ओके, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अपने होमवर्क में लिख लो जरा, 1-2 सवाल मैं पूछ रहा हूं। एक तो सॉइल हेल्थ डे, ये किस दिन मनाते हैं? और एक और इंपॉर्टेंट डे है मेरे भाई सॉइल हेल्थ डे के अलावा, अरे बोलिए तो सही, सीआरपीएफ का वेटरन डे, ठीक है। सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे नहीं पूछ रहा हूं मैं, सीआरपीएफ का वेटरन डे पूछ रहा हूं। एक तो सॉइल हेल्थ डे हो गया और एक सीआरपीएफ का वेटरन डे हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये और याद रखना। नेक्स्ट, अब आते हैं आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू दी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मेरे दोस्त, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब तो न्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, असल में ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, ये गवर्नमेंट को जो इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं उन पर एडवाइस करता है। इवन जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके प्रिपरेशन के लिए भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही रेस्पॉन्सिबल है। और इवन जो बजट है, बजट से पहले इसको मेरे दोस्त प्रेजेंट किया जाता है, ओके। आई होप गाइज इतना क्लियर होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि जो वी अनंत नागेश्वरन साहब हैं, इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है मार्च 2027 तक का। मार्च 2027 तक का इनको मेरे दोस्त एक्सटेंशन दिया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन साहब, इनका टेनर 2 साल तक बढ़ा दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये ऑर्डर इशू किया था। ये 2022 में इन्होंने कार्यभार संभाला था, 2022 में। क्लियर है गाइस? एक छोटा सा सवाल है, आप में से कितने लोग हैं इसका जवाब दे पाएंगे? ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन साहब से पहले कौन अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे? बताइए मित्रों।
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे मेरे भाई? वो भी बड़ा नाम। चलो एक एक सवाल और, इससे पहले वाले भी, और देश के फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, देश के फर्स्ट फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एंड इनसे पहले, ठीक है, जो सेकंड लास्ट थे उनका नाम, ये दो अपने होमवर्क में लिख लो, ठीक है। क्या मे बी जे अंजरिया साहब थे, या इनसे पहले मेरे दोस्त कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, ढूंढ के बताना। ओके, नेक्स्ट, FSIB रिकमेंडेड पंत एंड पटनायक फॉर 2 MD वैकेंसीज फॉर LIC। ओके, तो ये बेसिकली अभी एक रिकमेंडेशन गया है FSIB की तरफ से, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की तरफ से। FSIB का पहले नाम होता था बैंक बोर्ड ब्यूरो, अब इसका नाम होता है FSIB। ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। असल में है क्या कि इसका काम क्या होता है कि ये जो संस्थाएं हैं उसमें जो हेड होते हैं उनको यहां पर रिकमेंड करता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके चीफ को सेलेक्ट किया जाता है, और उसके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो अपनी तरफ से यहां पर रिकमेंडेशन देता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी तरफ से जो LIC है उसमें रिकमेंडेशन आई है 2 MDs के लिए, 2 मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है? एक का नाम है दिनेश पंत और एक का नाम है रत्नाकर पटनायक। एक का नाम है मेरे भाई दिनेश पंत और एक का नाम है रत्नाकर पटनायक। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? अब इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हैं? ये तो सिंपल सा न्यूज हो गया। LIC के बारे में पढ़ सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, कोई भी संस्था आएगी तो आपको 3 चीजों का याद रखना है एटलीस्ट, एटलीस्ट मेरे भाई। पहली चीज उसका फाउंडेशन ईयर, दूसरी चीज उसका हेडक्वार्टर, और तीसरे उसके हेड कौन है। ओके, तो फाउंडेशन ईयर मेरे दोस्त 1956 है। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 सितंबर 1956 है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है। ओके, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जो अभी चेयरपर्सन है इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। ओके, सिद्धार्थ मोहंती, ये यहां पर मेरे दोस्त चेयरपर्सन है। और क्या याद रख सकते हैं? LIC एक पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। हाँ, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता? अक्सर ये भी पूछ लेता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है, या ऑनरशिप, भाई इट इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ यू गए मंत्रालय कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, इंडिया बिकम सेकंड कंट्री टू इंट्रोड्यूस डिजिटल पायलट लाइसेंस। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो ये लाइसेंस है, ये डिजिटल, जो ये पायलट है ना, इनको जो लाइसेंस मिल रहा है ये डिजिटल लाइसेंस मिल रहा है। ओके, इससे पहले चाइना इसको इंप्लीमेंट कर चुका है। भारत चाइना के बाद दूसरा देश है जिसने कि डिजिटल पायलट लाइसेंस है इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट लीप लिया, मतलब ये कह रहा है कि सिविल एविएशन सेक्टर में भारत का एक महत्वपूर्ण छलांग है। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस है वो इशू किया जा रहा है पायलट को। EPL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, EPL। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस। तो यूनियन जो मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन है राम मोहन नायडू साहब, उन्होंने इस इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड कंट्री आफ्टर चाइना हम लोग बन गए हैं जिन्होंने डिजिटल पायलट लाइसेंस को इंप्लीमेंट किया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल के बाद। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के ICAO के अप्रूवल के बाद मेरे भाई। ओके, आगे ये ट्रेडिशनल फिजिकल लाइसेंस का जो परंपरा है उसको ये रिप्लेस करेगा। EPL ये अवेलेबल होगा डिजिटल फॉर्मेट में, इसको एक्सेस कर सकते हैं इस EGCA मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, EGCA मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे भाई। ओके, याद रहेगा। ये EPL ने ICAO का जो अमेंडमेंट 178 है, ठीक है, उसको यहाँ पर फॉलो किया है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, जब ICAO की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है मेरे भाई। ओके, इंटरनेशनल एयर नेविगेशन के लिए ये काम करती है। तो SMS से रिलेटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। 1947 में 1947 में ये बना था मेरे दोस्त। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल में है। अगर मॉन्ट्रियल में भी थोड़ा गहराई से जाओगे तो क्यूबेक में इसका हेडक्वार्टर है। मॉन्ट्रियल कनाडा, क्यूबेक में इसका
मुख्यालय है, जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, ओके, उनका नाम है जुआन कार्लोस, ठीक है, जुआन कार्लोस सालाजार गोमेज, ठीक है, गोमेज, जुआन कार्लोस गोमेज, जुआन कार्लोस गोमेज इसके हेड है मेरे भाई। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि जो ये आयुष्मान भारत स्कीम है इसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अरे यार ये तो गजब की न्यूज है, आयुष्मान भारत को जो है ये इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब देखो ऐसा है कि जो इससे पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी, ठीक है, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ था, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही यहां पर बीजेपी की सरकार बनती है, केंद्र में भी सरकार, भाई केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में ही सरकार, तो निश्चित तौर पे आपको इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम है वो आपको इंप्लीमेंट होती हुई दिखेगी। इवन हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, जब उड़ीसा में भी पहले सरकार नहीं थी, फिर उड़ीसा में सरकार बनी, तो उड़ीसा 34th स्टेट बन गया था जिसने कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंप्लीमेंट किया था। याद आ रहा है कुछ मेरे भाई? उड़ीसा बिकम द 34th स्टेट टू इंप्लीमेंट द प्रधानमंत्री या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कुछ याद आ रहा हो मेरे दोस्त? अरे सर याद तो आ रहा है, अब यहां पर ये भी बन गया है, इसको भी याद रखिए, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट इंप्लीमेंट आयुष्मान भारत विद 5 लाख टॉप अप। यहां पर एक तरीके से ये बोले तो 10 लाख रुपए का यहां पर इंश्योरेंस मिल रहा है, 5 लाख का केंद्र दे रहा है और 5 लाख का दिल्ली सरकार दे रही है। तो आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के आधार पर लॉन्च किया गया था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को आगे बढ़ाने के लिए। इस स्कीम के तहत हर एक बेनिफिशियरी को 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है। सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट यहां पर 5-5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रही है। ओके डन। अच्छा एक स्कीम और आई थी 70 एंड अबव के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। उस स्कीम का नेम क्या है? स्कीम का नाम क्या है? 70 वर्ष से ऊपर के लिए इसी को अभी आगे बढ़ाया गया था, एक्सपेंड किया गया था। कुछ तो नाम था इसमें। 5 लाख रुपए का पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, सेकेंडरी एंड टर्चरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो है, ये तो हमने पढ़ लिया था कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सितंबर 23, 2018 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अभी 70 वर्ष या उससे ऊपर के लिए भी कोई इसी को एक्सपेंड किया गया है, ठीक है। चलिए आराम से ढूंढ के बताना मेरे दोस्त, और उससे रिलेटेड अगर पॉइंट्स अगर याद रहे तो वो भी जरूर मेरे दोस्त शेयर करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया भाई। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है यूआईबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स के ऊपर, यूआईबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स के ऊपर, ओके। अब ये क्यों पेनल्टी लगाई है? जैसे बैंक पेनल्टी लगाता है मेरे दोस्त, वैसे यहां पर ये भी पेनल्टी लगा रहा है। अब ये पेनल्टी लगाने के पीछे का तर्क क्या है? तर्क यहां पर ये है कि हमने भी कुछ रेगुलेशन रूल्स बना रखे हैं और उन रूल्स को नहीं मानोगे तो निश्चित तौर पे मेरे भाई पेनल्टी लगेगी, ओके। तो यहां पर पेनल्टी लगाई गई है दोस्त। अब पेनल्टी के पीछे का रीजन रहा है कि कुछ नॉर्म्स थे रिलेटेड टू prompt remittance of premium and claims received to reinsurer, insurer, foreign insurer, brokers within the stipulated time। अब इन्होंने कहा कि ये जो इससे रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनको ना मानने के चलते ये पेनल्टी लगाई गई है, ओके। जुर्माना निर्धारित समय के भीतर पुनः बीमाकर्ताओं विदेशी बीमा दलालों को प्राप्त प्रीमियम और दावों का शीघ्र प्रेषण से संबंधित जो मानदंड है उनमें वायलेशन के चलते ये पेनल्टी लगाई गई है, ओके। अब देखो कुछ पेनल्टी रिलेटेड और भी बातें कर लेते हैं। जैसा कि अभी एक बैंक है इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी, नैनीताल बैंक, ओके, नैनीताल बैंक। नैनीताल बैंक के ऊपर 61.40 लाख रुपीस की पेनल्टी लगी है, 61.40 लाख। इवन जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके ऊपर भी मेरे भाई 6.70 लाख रुपीस की पेनल्टी लगी है, ओके। एक है श्री राम फाइनेंस, इसके ऊपर मेरे भाई 5.80 लाख रुपीस की पेनल्टी लगी है। तो नैनीताल बैंक के ऊपर कितने की पेनल्टी लग गई? यहां पर 61.40। वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर कितने की लग रही है? 6.7।
और यहां पर श्रीराम फाइनेंस के ऊपर 5.80, इन तीनों पे मिला के 68.1 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई गई थी। ओके, एक बायबिट भी है, बायबिट एक वर्चुअल डिजिटल असेट सर्विस प्रोवाइडर है, बायबिट फिनटेक लिमिटेड, और इसके ऊपर अभी FIUIND, ओके, FIUIND इसने पेनल्टी लगाई थी 9,27,00,000 की। अब मैं पर्पस पे नहीं जा रहा हूं, नहीं तो फिर सेशन मेरे दोस्त अलग ही दिशा में चला जाएगा। ओके, एटलीस्ट आपको इतना तो याद रखना है, पहले अमाउंट कितनी की पेनल्टी कितने किसके ऊपर लगाई गई। पंकज अडवाणी ने 14th एशियन स्नूकर गोल्ड टाइटल अपने नाम किया है, मतलब गोल्ड जीत लिया दोहा में। तो इंडिया के जो ये पंकज अडवाणी हैं, इन्होंने 14th गोल्ड मेडल जीता है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में, दोहा में ये रही थी। अब अडानी जी की बात करें, अडानी नहीं अडवाणी की, अडानी नहीं अडवाणी की, मेरे भाई पंकज अडवाणी की। तो इन्होंने यहाँ पर पांच तो एशियन स्नूकर टाइटल इनके नाम है, ठीक है, और 9 इनके नाम एशियन बिलियर्ड्स टाइटल है। ओके, और 2 यहां पर एशियन गेम्स गोल्ड मेडल भी हैं, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल। फाइन, आगे मोहम्मद सामी फास्टेस्ट इंडियन है जिन्होंने 200 ओडीआई विकेट लिए चैंपियन ट्रॉफी। ओके, तो मोहम्मद सामी चैंपियन ट्रॉफी में सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। तो मोहम्मद सामी बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर एंड सेकंड क्विकेस्ट ओवरऑल टू रीच 200 ओडीआई विकेट ड्यूरिंग द चैंपियन ट्रॉफी मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। मतलब अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट में चैंपियन ट्रॉफी में मैच चल रहा था, और उस दौरान यहां पर मोहम्मद सामी है जिन्होंने मेरे दोस्त 200 विकेट ले लिए हैं। इनके नाम अब ओडीआई में, ओके, 200 विकेट हो गए। क्लियर है भाई? वन ऑफ द ग्रेट बॉलर, और ऐसा लगता है जैसे कि ये बड़े टूर्नामेंट के लिए ही बंदा बना हुआ है, बड़े टूर्नामेंट के लिए। समझ रहे हो दोस्त? अब आप कहोगे सर बड़े टूर्नामेंट के लिए क्यों? अभी 2023 का जो वर्ल्ड कप रहा था ओडीआई, वही देख लो भाई। ऐसा कौन सा मैच जा रहा था ये 5 विकेट नहीं निकाल रहे थे, ठीक है, धड़ल्ले से विकेट निकाल रहे थे दोस्त। तो इनके नाम टेस्ट में भी 200 से ऊपर विकेट है, ओडीआई में टोटल। अब देखो ये लैंग्वेज थोड़ा पढ़ के आपको लगेगा कि ये चैंपियन ट्रॉफी में नहीं, ये ओडीआई में, ओडीआई विकेट 200 ओडीआई विकेट। ये लाइन पढ़ो, मोहम्मद शमी सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए। कहां पर? वनडे में। ओके, वनडे में मेरे दोस्त। शमी की बात करें तो इन्होंने अजीत अगरकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया। उन्होंने 133 मैचेस में ये कीर्तिमान अपने नाम किया था, इन्होंने 104वें मैच में ही अपने नाम कर लिया। 104 मैच में 202 विकेट लेकर सबसे तेज ओडीआई में 200 विकेट पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी ये बन गए हैं। ओके, डन, क्लियर? अभी तो पाकिस्तान की भी ऐसी की तैसी करनी है। अरे निश्चित तौर पे मेरे दोस्त, ठीक है, बढ़िया तरीके से हैं? अब देखो जैसे पाकिस्तान पहला मैच हारा, तो वर्ल्ड कप तो हमने पहला वहीं जीत लिया था, ठीक है। जब दूसरा हारेगा भारत से, तब हम और आधा वर्ल्ड कप जीत लेंगे। तो हौले हौले धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड कप जीत जाएंगे हम लोग। इंडोनेशिया में एक माउंट डुकोनो है, ठीक है। अब डुकोनो मेरे दोस्त फट गया है, ठीक है। अब माउंट डुकोनो जो है ये इंडोनेशिया का जो नॉर्थ मलुकू प्रोविंस है, ओके, नॉर्थ मलुकू प्रोविंस यहां पर स्थित है, और ये इरप्ट हुआ है। ये बेसिकली जो एक हल माहुरा द्वीप है वहां पर स्थित है। ये जो ज्वालामुखी है, ये जो वॉल्केनो है, हल महारा आइलैंड है, यहां पर स्थित है। माउंट दुकानो ये वन ऑफ इंडियाज 127 जो एक्टिव वॉल्केनो उनमें से एक है मेरे भाई। लास्ट मंथ माउंट मेरापी से भी लावा निकला था मेरे भाई, माउंट मेरापी। डन, नेक्स्ट। इंडिया अर्जेंटीना ने समझौता कर लिया है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए, माइनिंग के लिए। तो इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में समझौता होता है। समझौते में कोल और जो माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी साहब जाते हैं और ये नई दिल्ली में समझौता कर लेते हैं मेरे भाई। ओके, डन। हाँ यार, एक लाइन तो मैंने मिस कर दी। इन आईसीसी टूर्नामेंट जो शमी हैं उनके नाम में तो 60+ विकेट हो गए हैं, और शायद से उन्होंने जहीर खान है उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। उनके नाम टोटल 60 विकेट हो चुके हैं, और जहीर खान का रिकॉर्ड था, जहीर खान ने 59 विकेट लिए थे मेरे भाई। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर यह हुआ कि जो आईसीसी टूर्नामेंट है उसकी बात हो रही है। आईसीसी टूर्नामेंट में आपका ओडीआई भी आ गया। आईसीसी में आपका ये जितने भी आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट होते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, उनकी बात हो रही है कि आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट किसके नाम थे? जहीर खान के नाम थे, 59 विकेट थे। ओके, जहीर खान के नाम। अब यहां पर मोहम्मद सामी के नाम में तो 60 विकेट हो गए। बात समझ में आ रही है?
एक सेकंड रुकना। हाँ जी, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, पहले नंबर पे आ गए मोहम्मद सामी, इनके नाम 60 विकेट है। फिर आगे जहीर खान, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर मेरे दोस्त, 59। ओके, फिर है जवागल श्रीनाथ साहब। ठीक है, जवागल श्रीनाथ साहब, इनके नाम 47 विकेट है मेरे दोस्त। फिर आगे रविंद्र जडेजा, जड्डू भाई, सर रविंद्र जडेजा, इनके नाम 43 विकेट है। फिर जसप्रीत बुमराह, जो करता है गुमराह, ये 42 विकेट है। अनिल कुंबले साहब, इनके नाम भी 42 विकेट है मेरे दोस्त। मतलब आप टॉप 5 याद रख लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आईसीसी मोस्ट विकेट फॉर इंडिया। ठीक है भाई, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर पार्टनर विद अमेजॉन वेब फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो टाटा पावर ने पार्टनरशिप करी अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सिंपल सी न्यूज है, रट्टा मारो आगे बढ़ो कि टाटा पावर कह रहा है कि भैया हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कराना है। ठीक है, डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, ग्रीनर, स्मार्टर और मोर कंज्यूमर सेंट्रिक एनर्जी इकोसिस्टम के लिए, उसके लिए यहाँ पर अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ इसने समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ, अरे भाई एक आध न्यूज कल के लिए भी बचा लू कि रोहित शर्मा वाली भी आज ही कवर कर दू। रुक जाओ जरा, तब एक ही दिन पढ़ना है, रुक जाओ जरा। रोहित भाई बहुत रन बनाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1220 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोस्ट गार्ड रेडियोज के लिए। ओके, जो कोस्ट गार्ड शिप होती हैं उनके लिए रेडियोज के लिए, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो रेडियोज हैं इनके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 1220 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ है। 1220 करोड़ रुपए का। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट। इन स्पेस ने यहां पर 500 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है, वो अनवील किया है इंडिया के स्पेस स्टार्टअप्स को इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए। तो इन स्पेस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक आर्म है मेरे भाई, इंडियन स्पेस नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इसने एक नया फंड लॉन्च किया 500 करोड़ रुपए का। ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो स्पेस स्टार्टअप्स नहीं, हम उनको मदद करने जा रहे हैं। इंडिया के जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं हम लोग उनको मदद करने जा रहे हैं, उनके लिए यहां पर हम लोगों ने एक फंड बनाया है। बात समझ में आ गई भाई? अब ये देखो, फंड वगैरह ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस ना डायरेक्ट नहीं आएंगे, सिंगल क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा वन लाइनर। आपको यहां से अच्छे खासे बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं भाई। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इसका नाम है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी उसके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। जो इंपोर्टेड सॉल्यूशन है, यानी कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उस पर जो विश्वास है उसे कम किया जाए और स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया जाए। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? क्लियर है? एक सेकंड रुकिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा 60%। अब जैसे स्टार्टअप्स है, एमएसएमई है, उनको पैसा चाहिए। अब ये कहते हैं कि जो उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी ना, उसमें यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट 60%, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60% ये फंड देगा। बाकी जो लार्जर इंडस्ट्रीज है उनको 40% देगा। अगर कोई एमएसएमई आता है, कोई स्टार्टअप आता है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का ये 60% इस फंड से दिया जाएगा। जबकि अगर कोई लार्जर इंडस्ट्री आती है तो उसको 40% दिया जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, और मैक्सिमम फंडिंग कैप जो है वो 25 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट। 25 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट, मतलब कितना भी 60% अगर ये या 40% 25 करोड़ से ऊपर जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम कैपिंग हमने जो लगा दी है वो यहां पर 25 करोड़ है। ठीक है, एक चीज करेक्ट कर लेना, आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट की बात हो रही है सिर्फ, कि इनके नाम आईसीसी जो ओडीआई वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, उसमें 60 विकेट है। जहीर खान के नाम 59 विकेट थे मेरे भाई। ओडीआई की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल का जो विषय है वो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मतलब सिल्वर जुबली मतलब क्या होता है? 25, 50, 75 मेरे भाई, 25वीं एनिवर्सरी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये कहते हैं कि लगभग 8,324 लैंग्वेज है विश्व में आज के समय में, जो मैनी आर रिस्क
ऑफ डिसअपियरिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये कहते हैं कि जिस तरीके से वैश्वीकरण हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण मेरे दोस्त आज के समय में काफी भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त होने के खतरे पर है मेरे दोस्त। तो उसी के कंजर्वेशन के लिए, उसी के अवेयरनेस के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। डन, चलिए आगे बढ़ते मेरे दोस्त। तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा मेरे भाई। ओके, चलो अब जाते जाते कुछ एक चीजें कर ले आज, कुछ अनोखा। क्या किए? अरे अनोखा, वैसे मेरे पास एक न्यूज और है, वो बाद में कवर कराऊंगा। ये थोड़ा सा अभी मैं पूरी नहीं बना पाया था, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। आज कुछ रिवीजन कर ले जाते जाते। रिवीजन, बहुत दिन हो गया रिवीजन नहीं किया है। बताइए अगर आप लोग हाँ करें तो। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते मेरे भाई। ओके 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 ओके, चलिए करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक है कर्नाटका बैंक। ओके, ये जो कर्नाटका बैंक है, इसने एक स्त्री लॉन्च किया है, और स्त्री के अलावा इसने अभी एक वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। ओके, वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। कर्नाटक बैंक का 101वां फाउंडेशन डे था। ओके, 1924 से लगाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो 101वां फाउंडेशन डे, और उस दिन इसने एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। ये जो स्त्री लॉन्च किया गया सेविंग अकाउंट स्पेशली फॉर वीमेन है मेरे भाई। और ये जो वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम है, इसमें क्या होगा कि ये लिंक किया जाएगा फैमिलीज को, ठीक है, फैमिली मेंबर्स को अंडर वन आईडी मेरे भाई, एक आईडी के तहत। ओके, ये जो कर्नाटक बैंक है आपका 1924 में बना था। हेडक्वार्टर इसका मैंगलोर में है, मैंगलोर कर्नाटका। ओके, और इसके जो चेयरमैन है वो पीपी कुमार है, पी प्रदीप कुमार है मेरे दोस्त। ये नाम याद रख सकते हैं। एक और याद रख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट ओपन करने जा रहा है। ओके, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहली इंटरनेशनल ब्रांच होगी जो ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशन करेगी मेरे भाई इंडिया से। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की इसको एक्सेस मिलेगी। इवन अभी एक और रहा था जो एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको अप्रूवल मिल गई। किस तरीके की अप्रूवल मिल गई? एयू को नहीं मिली है, बेसिकली एक है जूलिया इन्वेस्टमेंट। ओके, या फिर मेरे दोस्त टेमसेक। ओके, टेमसेक यूनिट, जूलिया इन्वेस्टमेंट की जो एक टेमसेक यूनिट है, उसको अलाउ किया है कि अभी आपका जो स्टेक है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1.37% है, इसको आप 7% तक बढ़ा सकते हो। ओके, 7% तक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है। ओके, यूनिवर्सल, ये 2024 की बात है मेरे भाई। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2017 में हुई थी। एक और याद रख सकते हैं, एक है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने भी 300 मिलियन यूएस डॉलर दिया है। किस देश को मेरे दोस्त? वियतनाम को। ओके, वियतनाम को। किस चीज के लिए दिया ये कहता है कि तुम्हें अगर बोट्स खरीदनी है खरीद लो, तुम्हें अगर पेट्रोल वेसल खरीदने मेरे दोस्त वो खरीद लो। तो पेट्रोल वेसल के लिए, बोट्स खरीदने के लिए 300 मिलियन यहां पर वियतनाम को दिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने। अभी आरबीआई ने कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थी मेरे दोस्त वो हटा दी है। ठीक है, उसके ऊपर जो अप्रैल 2024 में रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ठीक है, प्रीवियस जो बैन था मेरे दोस्त उसको हटा दिया है। अब वो नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सकता है, ठीक है, नए कस्टमर को जोड़ सकता है। अभी एक एक्सिस बैंक ने भी इनिशिएटिव लिया था। एक्सिस बैंक ने क्या इनिशिएटिव लिया था मेरे दोस्त? एक्सिस बैंक ने कहा है कि जो नॉन एक्सिस कस्टमर है, ओके, नॉन एक्सिस जो कस्टमर है वो एफडी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आप एफडी ओपन कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं बाय यूपीआई। ओके, फ्रॉम नॉन एक्सिस अकाउंट। अगर आपका नॉन एक्सिस अकाउंट है, एक्सिस बैंक के अलावा किसी और में अकाउंट है, आपको एक्सिस बैंक में पैसे डालने की जरूरत ही नहीं होगी। फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू इनेबल दिस यूजिंग अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। ये पहला प्राइवेट बैंक है जिसने कि अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम का यूज करते हुए मेरे दोस्त इसको इनेबल किया है। आई होप गाइस क्लियर होगा, मजा आ रहा है ना। अभी आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, आईडीएफसी नहीं आईडीबीआई मेरे भाई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इसने जो अमिताभ बच्चन साहब का एआई अवतार है उसको लॉन्च किया था, मतलब और एक्सपेंड किया है।
इस किसके साथ मिलके, वो जरूर याद रखना, इकॉन्ज के साथ मिलके, इकॉन्ज के साथ मिलकर। ओके, ये 5 और शहरों में इन्होंने इसको लॉन्च किया, दिल्ली, गुड़गांव, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, वहां की 10 और ब्रांचेस है जहां पर एआई अवतार को मेरे दोस्त इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, कॉन्ज स्टूडियो याद रख लेना, या फिर ये इकॉन्ज याद रख लेना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एक और याद रखना, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, इसने एससी और एसटी जो मेधावी छात्र है, एससी एसटी जो गर्ल्स स्टूडेंट है, ठीक है, उनको ये सपोर्ट करने जा रहा है। ठीक है, क्लियरली इसने बोला है कि जो टॉप एससी एसटी गर्ल स्टूडेंट होंगी क्लास 8, 9, 10 की, उनको इंसेंटिव हम लोग देंगे 5,000 रुपए पर क्लास, एजुकेशन सपोर्ट देने जा रहा है, एजुकेशन सपोर्ट। अभी एसबीआई का Q3 का रिजल्ट आया था, Q3 के रिजल्ट में क्या रहा था, इसको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 16,891 करोड़ रुपए हुआ है, 16,891 करोड़ रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, 16,000। और इसी अगर प्रीवियस क्वार्टर को अगर हम लोग देखें, मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर और पिछले फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन करें, तो पिछली बार मेरे दोस्त 9,164 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इस बार Q3 में 16,891 करोड़ का प्रॉफिट है। कितने प्रतिशत की ग्रोथ हुई है, ये आपके होमवर्क का पार्ट है मेरे दोस्त, कितने प्रतिशत की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है मेरे दोस्त। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं, एक और याद रख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी पार्टनरशिप हुई है। किसकी पार्टनरशिप हुई है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की। ओके, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाथ मिला लिया है। ये कहते हैं कि अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हम जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है, जो रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है, उनकी फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं। ओके, संस्था का नाम याद रखना, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड मेरे दोस्त। एक और याद रख सकते हैं, एक है दोस्त सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, सीसीएल, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में एक टीम है कर्नाटक बुलडोजर, और कर्नाटक बुलडोजर का जो को स्पॉन्सर बन गया वो एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद द कर्नाटक बुलडोजर फॉर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मेरे दोस्त। एक और याद रखना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने अभी आरबीआई के पास यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, एयू ने तो कर ही रखा था यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए, यहां पर इसने भी अप्लाई कर दिया है। और क्या याद रख सकते हैं लास्ट, क्योंकि इस फरवरी में जितनी भी न्यूज है बैंक रिलेटेड मेरे दोस्त, ट्राई कर रहा हूं कि सारी कवर हो जाए आपकी। अभी आईबीए के द्वारा एक अवार्ड उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका नाम था 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो सिटेशन। उसमें यहां पर इसने, इस बैंक ने, कर्नाटक बैंक ने बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस में 6 अवार्ड जीते थे। ठीक है, मजा आ गया मेरे दोस्त, क्लियर हो गया, हार्डली 5 मिनट नहीं लगे होंगे इस रिवीजन में मेरे दोस्त, लेकिन इस रिवीजन का फायदा बहुत है। अपनी तरफ से भी एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, इंटेंट पे और कंटेंट पे जाना मेरे भाई, कंटेंट और इंटेंट 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, बस रिवीजन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाकी फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अगर आपको मेरा बैच लेना है, आपके पास वॉरियर प्रो बैच होना चाहिए। इसमें फाउंडेशन क्लासेस चल रही है, मंथली करंट अफेयर्स क्लासेस चल रही है, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज की क्लासेस चल रही है। इसमें आप लोगों के लिए मंथली करंट अफेयर्स का यहाँ पर क्लासेस के साथ साथ टेस्ट भी रहता है, 200 एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं मेरे भाई, 4 टेस्ट मिलेंगे हर महीने के। ओके, ये बैच आप ले सकते हैं, 1562 का पड़ेगा, 12 महीने वैलिडिटी के साथ, Y168 आप कोड यूज कर सकते हैं। जो शून्य से शुरुआत करें उनके पास सारथी होना जरूरी है। बाकी जो बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी करें उनके लिए ये है, जो बैंक इंश्योरेंस के साथ रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी करें उनके लिए ये है, जो बैंक महापैक के साथ प्रिंटेड बुक अलग से लेते हैं वो मत करना, आप ये ले लेना, तो आपको बैंक महापैक और प्रिंटेड बुक दोनों मिल जाएगा, सेम कोड Y168 आप यूज कर सकते हैं। ओके, टेस्ट सीरीज जिनको सिर्फ एसबीआई प्योर क्लर्क को टारगेट करना है वो यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज लीजिएगा। अब तो प्री खत्म हो जाएगा भाई, प्री 22 से शुरू हो जाएगा, तो प्री एसबीआई के आपके 10 टेस्ट मिल रहे हैं क्लर्क प्री के, और एसबीआई पीओ प्री के भी यहाँ पर 10 टेस्ट मिल रहे हैं, बाकी सारे जीए के टेस्ट है। बेसिकली है ये टेस्ट सीरीज जनरल अवेयरनेस की, बस इसमें यहाँ पर ये 2 चीजें मैंने फ्री ऐड कर दी हैं। ओके, कैसा लगा सेशन प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, प्लीज 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 अपना व्यूज जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है जीए बाय आशीष गौतम मेरे दोस्त, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 1,31,000 बच्चे हैं इसमें, और डेली में मेरे दोस्त 3 बजे इसकी इस आज के करंट अफेयर पर बेस्ड क्विज भी होगा, और आज की पीडीएफ भी शेयर की जाएगी, वो तो पीडीएफ तो तुरंत शेयर हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी शिफ्ट, किसी भी डे में आपका एग्जामिनेशन है। जुड़ना मत भूलना 21 फरवरी शाम 7 बजे से दोस्तों। लाइव जुड़ने वाले बच्चों को ऐसे सवालों की पीडीएफ मिलेगी जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नहीं जुड़े तो रिग्रेट होगा, क्योंकि वो सेशन प्राइवेट भी हो सकता है।